गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है पहले चैप्टर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको देखेंगे, ठीक है। और उसमें जो है कि हमारा पहला प्रश्न है ये दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है जिनका मौसो जो है 30 है, तो उनका लौसक पूछा है। हम लोग पढ़े थे कि अगर जो है दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का लौसक गुणे मौसम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अब इसमें प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मानते हैं कि दो संख्या ए और बी है, तो इनका गुणनफल ए गुणे बी बराबर दिया है 1080, और फिर कहा कि इनका मौसम यानी एचसीएफ जो है एचसीएफ ऑफ ए बी, दोनों संख्याओं का मौसम दिया हुआ है 30, तो हमसे पूछा है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या है? अब हम फिर जो है देखेंगे तो हम जो है लिख सकते हैं एलसीएम ए बी यानी ए और बी दो संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ ए बी यानी दोनों संख्याओं का मौसम, ठीक है। अब बराबर हम लिख सकते हैं ए गुणे बी। ये हमें नहीं दिया है, इसको हम फिर से लिखेंगे, और ये जो है हमें दिया हुआ है 30, अब बराबर इसका मान है 1080, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे, 30 के भाग देंगे इधर, तो एलसीएम ऑफ ए बी आ जाएगा यानी दोनों संख्याओं का लौसा आ जाएगा 1080 बटा में 30। ये जो है हम देखें तो देखिए ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, और फिर देखिए एक बचेगा 3 छक्के 18, 36 रहेगा, यानी देखिए इनका लॉस जो आएगा वो आ जाएगा 36, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। अब देखेंगे आगे हम, ये जो है हाँ 36 आएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, दूसरा प्रश्न करा कि यदि p बटा में q एक परिमेय संख्या है तो p बटा में q शांत दशमलव होने के लिए क्या अनिवार्य है, ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है। तो जब p बटा में q एक परिमेय संख्या होती है और यह अगर शांत दशमलव है, एक शांत दशमलव है, ठीक है, तब हमने बताया था कि q जो होना चाहिए वो 2 की घात यानी 2 का और 5 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किसी और का गुणज नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये q जो है 0 नहीं है, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 है, ये पहले से ही दिया हुआ है प्रश्न। फिर तीसरे में कह रहा है, तीसरा प्रश्न ये दूसरा था, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा कि यदि p बटा में q एक परिमेय संख्या है तो p बटा में q एक अशांत आवर्ती दशमलव होने के लिए q नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जो है p बटा में q और कोष्टक में q नॉट इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, ये अगर अशांत आवर्ती है, क्या है, अशांत आवर्ती है, तब जो है q का मान ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर जो कि यह अशांत आवर्ती नहीं होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न दिया है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका मौसक, जब भी हम दो अभाज्य संख्याओं या सह अभाज्य संख्याओं के मौसक की बात करते हैं तो उनका मौसक हमेशा एक आता है, ठीक है। दो अभाज्य अथवा सह अभाज्य, ये जरूरी है कि दो ही हो, दो से अधिक भी हो सकती हैं, दो से अधिक अभाज्य अथवा सह अभाज्य संख्याओं का सह अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा एक आता है, का मौसम हमेशा एक आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में कहा कि एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। तो हमने जब अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था, उनकी परिभाषा पढ़ी थी, तो हमने बताया कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वह संख्या और दूसरा जो है एक, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है।
अगर भाज्य संख्या है तो उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर जो है केवल एक गुणनखंड, जैसे एक है, एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, उसको हम ना तो भाज्य कहते हैं और ना ही अभाज्य कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम जो है 6वां प्रश्न देखें। ये 6वां प्रश्न कह रहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धन पूर्णांक धन सम पूर्णांक। अब जो है कि अगर कोई यम जो है कोई धन पूर्णांक है, तो जब भी हम सम धन पूर्णांक लिखेंगे तो देखिए 2m टाइप का लिखेंगे। ठीक है, अगर ये विषम पूर्णांक कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक। ये तो सम पूर्णांक हो जाएगा ना, सम पूर्णांक हो जाएगा। और विषम पूर्णांक जो है हमेशा 2m+1 टाइप का है। ठीक है, ये 2m+1 टाइप का है। इसके बाद 7वां देखेंगे, करा कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर यम के लिए तो जो है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1। ठीक है, अब देखें हम तो करा है 8वां प्रश्न में, ये तो हमारा 6वां था, ये 7वां हो गया है। ठीक है, 8वां प्रश्न अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x³ y², a बराबर दिया है x³ y² और b बराबर दिया है xy³, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो a और b का HCF पूछा है। अब a और b का HCF अगर ज्ञात करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, तब हम जो है इनमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x है, मतलब दोनों में x की केवल एक ही घात कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर y³, यहाँ पर y², तो y² हम कह सकते हैं कॉमन है, यानी HCF ऑफ a भी आ जाएगा xy²। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम जो कि ये कर रहे हैं x गुणे x 3 बार, अब गुणे y, और इसको करेंगे तो x गुणे y हो जाएगा। तो यहाँ पर एक x, यहाँ पर एक x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y, यानी 2 y कॉमन होगा तो y कहते हैं, तो xy स्क्वायर का। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा a और b का मान। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखें, 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab² और q बराबर a³ b है, q बराबर a³ b है के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इनका लॉसा पूछा है, इनका लॉसा p और q का लॉसा, एलसीएम ऑफ pq, ये जो हम देखेंगे, तो अब देखेंगे पहले इनका हम गुणनखंड करते हैं, a गुणे b और यहाँ पर देखेंगे तो a गुणे b। तो जब हम लॉसा लेते हैं तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनको भी लेते हैं, और जो नए उभयनिष्ठ होते हैं उनको भी लेते हैं। तो इनमें उभयनिष्ठ तो ये है, अब इसको हम ले लें, इसको। ठीक है, तो ये देख रहा है कि a और गुणे एक b हो जाएगा, लेकिन ये दो a और ये जो है कि b उभयनिष्ठ नहीं है, तो इनको भी हम लेंगे, a गुणे a और गुणे b, तो ये हो जाएगा a³ और गुणे b², यानी इनका जो एलसीएम है pq का वो आ गया a गुणे a³ b²। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, ये कह रहा है 10वें में कि 7 दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन सी है, ये जो है हमें बताना है। ऑप्शन दिया है, पहला 77/210, 77/210, दूसरा दिया है 129/2 की घात 2 गुणे 5 कहते 7 और गुणे 7 कहते 5। ठीक है, फिर दिया हुआ है सी में कि 13/3125, फिर दिया डी में 8/17। अब इसमें हम देखें कौन सा शांत दशमलव है, तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे 210 का, तो 210 के गुणनखंड में जो कि आएगा 3। ठीक है, ये जो है 2 से कटेगा, ये 2 एकम 2 ये 5 जाएगा, लेकिन जो है यह 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है, तो इसमें गुणनखंड में जो कि 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 2 और 5 के अलावा 3 और 7 दोनों आ रहा है, तो यह तो हमारा शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, शांत दशमलव कौन सा होता है, जिसके हर में जो है केवल 2 और 5 के गुणनखंड है, या फिर केवल 2 और केवल 5 के गुणनखंड आएंगे तो हम उसको शांत दशमलव कहेंगे। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें 3 और 7 ये भी आ रहा है,
तो देखिए ये हमारा शांत दशमलव नहीं है। इसको देखेंगे तो ये तो ऐसा ही दिया है कि 7 की घात 5 यानी कि इसके हर में जो कि 7 का गुणनखंड उपस्थित है, तो देखिए ये अभी शांत दशमलव नहीं है, ठीक है। इसको देखेंगे ये 17 है, तो ये भी शांत दशमलव नहीं है। इसको 3125 का अगर हम गुणनखंड करें तो हम पाएंगे 5, ये 5 6 30, फिर जो कि 12, 5 दूनी 10, फिर 25, 5 5 25, फिर 5 से तो 125 जाएगा, फिर 5 से तो 25 जाएगा, फिर 5 से तो 5 जाएगा, फिर 5 से 1 जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि केवल यहाँ पर 5 के ही गुणनखंड है, तो यह जो है हमारा शांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर देखेंगे तो 4, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या हमने लिखा था, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या हमारी 4 थी, ठीक है। अब यदि देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 थी, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो यह थी 2। अब हम यदि जो है इनका मौसा ले रहे हैं तो मौसा क्या जाएगा, दोनों का मौसा, इसका जो है 4 और 2 का तो आएगा 2, ठीक है। इसके बाद जो है कहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन सी है, जो कि फिर से चूज करना है। 124 बटा में 164 दिया है पहला, फिर दूसरा दिया है 131 बटा में 30, ये 12वां प्रश्न है, ठीक है। फिर जो है ये सी दिया है 227 बटा में 625, फिर डी दिया है 625 बटा में 462, 625 बटा में 462। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो केवल जो है सी वाला में ही जो है 625 आ रहा है, जो कि 5वां गुणनखंड है, तो यह जो है कि हमारी हो जाएगी जो है शांत दशमलव, और बाकी सभी के ये कह रहा है कि 14वें प्रश्न में कह रहा है कि यदि ए और बी, ए बी सअभाज्य संख्या है, क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। तो जब ये सअभाज्य संख्याएं हैं तो इनका हमसे पूछा है लॉस। हम जो है पढ़े थे कि यदि 2 सअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब सअभाज्य संख्याओं का मतलब उनमें क्या होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जिसे 2 सअभाज्य संख्याएं या 2 अभाज्य संख्याएं कह रहा है तो उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब जो है यहाँ पर सअभाज्य कहा है, मतलब कि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब इनका मौसा तो आएगा 1, लेकिन जब लौसा की बात करेंगे तो चूंकि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम जब इनका लौसा लेंगे तो इनके जो है सभी जो है अलग अलग जो भी गुणनखंड है उनको लेना पड़ेगा, कोई उभयनिष्ठ ही नहीं है। तो ये देखिए इनका जो लॉस आएगा वो ए बी के बराबर जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा ए बी, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये जो है कि 2 सअभाज्य संख्याओं का लॉस हमेशा उनके गुणनखंड के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 15वां। 15वें में कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब शून्य के अलावा, शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसका जो है गुणनफल करने के लिए कहा है। तो क्या आएगा, परिमेय आएगी कि अपरिमेय आएगा, पूछेगा। शून्येतर का मतलब शून्य के अलावा, यानी कि शून्य नहीं होनी चाहिए, और एक अपरिमेय संख्या है, माने शून्य के अलावा कोई परिमेय संख्या और उसका जो है अपरिमेय संख्या के साथ जब भी गुणा करेंगे ये हमेशा अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे हम 2 और कड़ी 5 इसका गुणा करते हैं तो 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वही अगर यहाँ पर जो शून्येतर न कहता तो जो कि परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है, क्योंकि जब शून्येतर नहीं कहेगा मतलब शून्य भी आ सकता है, और शून्य का जब हम किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या देगा, शून्य, यानी कि अपरिमेय आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर जो कि 1 ले लेते हैं, 1 कड़ी 5 तो जो कि 1 गुणे कड़ी 5 तो 1 कड़ी 5 जो कि अपरिमेय देता है। तो जब शून्येतर नहीं कहेगा तब जो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकती है, लेकिन जब शून्येतर का देगा तब जो कि परिमेय अपरिमेय संख्या ही हमेशा प्राप्त होगी। 16वां प्रश्न हम देखेंगे। ये कह रहा कि निम्न परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। 16वें प्रश्न में पहला ऑप्शन दिया है 26 बटा में 225, 225 में देखेंगे तो 3 आएगा गुणनखंड के रूप में, ये जो कि हमारी
शांत दशमलव नहीं होगी, ठीक है। 5/8, ये 8 मतलब कि हर में 8 आ रहा है, मतलब 2 × 2 × 2, तो देखिए ये क्या हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी, ठीक है। सी में दिया हुआ है 2/21, जिसमें कि जो कि 3 और 7 दोनों आएंगे, तो देखिए हमारी अशांत दशमलव हो जाएगी, ठीक है। फिर देखेंगे हम 7/250, तो यहाँ पर भी जो है हम देख रहे हैं कि ये जो है यह जो है हमारा, अगर जो है 2 से हम 250 को अगर हल करते हैं तो देखेंगे 2 से ये जो कि 1 हो जाएगा, ये 25 जाएगा, ठीक है। फिर जो हम देखेंगे तो 5, तो ये जो है 5 × 10 और ये 5, फिर 5 से तो देखिए ये हो जाएगा 5 और फिर 5 से तो 1 आ जाएगा, तो ये अभी जो कि शांत दशमलव हो जाएगा, और ये अभी हमारा शांत ही दशमलव है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जो है हमारा जो है बी और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। बी और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसके बाद देखेंगे 17वां प्रश्न। तो 17वें प्रश्न में कहा जा रहा है हमसे, 17वां प्रश्न देखें हम, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि 3.27 बार, 3.27 बार इसको जो है भिन्न के रूप में बदलना है। हम क्या करेंगे, ये जब 20 प्रकार का आता है क्या करते हैं हम लोग कि जो है इसमें से जो जिस पर बार नहीं लगा रहता है उसको माइनस कर देंगे। अब बटा में जो है हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हम जितने अंक पर बार है उसको 99, मतलब कि उसमें जो है उतने 9 लिख देते हैं। ये जगह 324 और बट्टा में 99, ठीक है। ये जगह हमारा उत्तर, ठीक है। ये जो है इस प्रकार लिखेंगे। 18वां प्रश्न में कह रहा है, 18वें प्रश्न में कह रहा है कि सबसे न्यूनतम संख्या जिससे 1/3 को गुणा करने पर इसके दशमलव प्रसार का दशमलव 1 अंक के पश्चात समाप्त हो जाए। माने 1/3 में हम किसका गुणा करें कि इसका दशमलव प्रसार जो है 1 अंक के बाद समाप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम कि इसको 3 को ही नीचे से हटाएं, 3 का गुणा करेंगे और बट्टे में जो है कम से कम 5 हो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे ये जो है 3/5, हम 3/2 का भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 3/2 का भी गुणा करेंगे तब भी जो है कि वह दशमलव के 1 अंक के बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कि 5 की केवल एक घात होगी, 3 तो कट जाएगा, 5 की केवल एक घात, मतलब कि जो है हमारा जो दशमलव प्रसार, जैसे हम जो कि कोई संख्या अगर लेते हैं p बटा में 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n, ठीक है। तो अब m और n में से जो अधिक होता है उतने अंक जो है दशमलव के बाद आते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल 5 आ रहा है, तो 5 घात केवल 1 है, तो देखिए दशमलव के 1 ही अंक तक जाएगा इसका भाग, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2 बचेगा, तो 2 पर भी देखिए 1 ही घात है, तो ये अभी दशमलव के 1 ही अंक तक जाएगा। ये जो हम काट के भी देख सकते हैं, इस प्रकार काट दें तो देखिए 1/5 आ जाएगा, यह क्या जाएगा 1/2, इसको हल करेंगे 0.2 और इसको हल करेंगे 0.5, दशमलव के 1 ही अंक तक जा रहा है। लेकिन हमसे सबसे छोटा पूछा है, तो हम जो है ये 3/2 को देखेंगे और 3/5 को। 3/2 तो हमारा 1 से बड़ा है और 3/5 को देखेंगे 1 से छोटा है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 3/2 ना आकर 3/5 आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद हम देखें 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न में कह रहा कि यदि 2 परिमेय संख्याओं का मस और लस समान है तो दोनों संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है हमसे पूछ रहा है, मस और लस जो है दोनों बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये लस बराबर मस दिया है। 2 संख्याएं हैं मानते हैं, माना 2 संख्याएं हैं ए और बी है, ठीक है। इनका लस ऑफ ए बी दिया है मस के बराबर, ठीक है, मस ऑफ ए बी के बराबर। तो हम जानते हैं कि लस गुणे मस बराबर होता है, लस गुणे मस बराबर होता है ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ए गुणे बी। लस और मस जब दोनों बराबर है, यानी कि हम यहाँ पर जो है लस ऑफ ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी लस के बराबर है, ठीक है, अब बराबर ए गुणे बी, तो ये हो जाएगा लस ऑफ ए बी का स्क्वायर, ठीक है, अब बराबर दिया है ए गुणे बी, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ये जो है इनके बारे में बताना है, ठीक है। ये लस ऑफ ए बी का स्क्वायर बराबर जो है
ए गुणे बी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये लॉस ऑफ ए बी बराबर आ जाएगा ये कड़ी में ए गुणे बी है, तो लॉस ऑफ ए बी आ गया कड़ी में ए गुणे बी। अब हम देखें अगर तो लॉस ऑफ ए बी और मॉस ऑफ ए बी जो है कि यही आ गया, ठीक है। मतलब हम जो है ये कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर ए और बी दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा, देखिए ये ए गुणे ए बराबर ए आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है मौसा भी जो है कि हम देखेंगे तो मौसा भी जो है कि वही ए आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों संख्याएं जो है कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बराबर है, तभी जो है कि लौसा और मौसा बराबर आएंगे, ठीक है। मतलब दोनों संख्याएं एक ही हैं, तब जो है लौसा और मौसा बराबर आएंगे। अब हम देखें अगला प्रश्न, ये कह रहा कि यदि दो संख्याओं के मौसा और लौसा का योगफल 1260 है, दो संख्याएं हैं उनके लौसा और मौसा का, मानते हैं कि दो संख्या जो है ये 20वां प्रश्न दिया हुआ है, 20वें प्रश्न में कह रहा है कि लौसा, मान लेते हैं पहले दो संख्या, माना दो संख्याएं ए और बी है, ठीक है। माना दो संख्याएं ए और बी हैं, ठीक है। तो इनका जो है लौसा दिया है, यानी एलसीएम ऑफ ए बी दिया है, एलसीएम ऑफ ए बी दिया है, एलसीएम ऑफ ए बी अब प्लस एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है। अब बराबर दिया है ये 1260, इनका योगफल दिया है। और फिर कह रहा है कि तथा उनका लॉस मौसों से 900 अधिक है, मौसों से 900 अधिक है, यानी लॉसा बराबर जो है हमें दिया है मौसों से 900 अधिक है, यानी लॉसा आप ए भी कह सकते हैं ये मौसा या एचसीएफ ऑफ ए बी अब प्लस 900, ये जो है हमें दिया हुआ है। तो हम जो कि लॉसा के जगह पर यहाँ पर रखें इसको, तो जगह एचसीएफ ऑफ ए बी अब प्लस 900 अब प्लस आ जाएगा ये एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है। अब बराबर दिया है 1260, तो ये हम पाएंगे 2 इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू 1260 माइनस 900, तो जगह 360, ये 2 गुणे एचसीएफ ऑफ ए बी आ गया 360, यानी ये एचसीएफ ऑफ ए बी आ जाएगा ये जो है 180, ठीक है। तो हमें जो है एचसीएफ मिल गया 180। अब एलसीएम की अगर बात करेंगे तो एलसीएम बराबर आ जाएगा ये जो है एचसीएफ 180 प्लस 900, तो कितना आ जाएगा, ये जगह जो है 1080, यानी जो कि ये 900 और 900 इतने आ गए। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं यानी ए बी का गुणनफल ए गुणे बी बराबर लॉसा ए बी गुणे मौसा ए बी, ठीक है, यही होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो लॉसा हमारा आया है 1080 गुणे 180, ठीक है। इनको गुणा कर लेंगे तो ये जो कि 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 18 8 144 को 4 हासिल 14 18 0 0 14 को 4 हासिल 1 18 को 18 को 19, यानी जो कि 1,94,400 इनका गुणनफल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक प्रश्न और है, हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा कि हर के 2 की घात 5 2 की घात m गुणे 5 की घात m के रूट के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटा 1200, 1458 बटा में 1200 ये जो है का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक जाएगा। तो हम 1200 का गुणनखंड करेंगे, इसको करेंगे अगर तो हम देखेंगे कि जो है ये हो जाएगा 2 600 हो जाएगा, फिर 2 तो ये हो जाएगा जो है 300, फिर 2 से तो 150, फिर देखेंगे तो जो कि 5 से 2 से ही करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 75, फिर 3 से तो 25, और फिर जो कि 5 से तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 से तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये 4 घात 2 की जो है अधिकतम घात 4 है ना, माने इसका जो है कि जब दशमलव प्रसार करेंगे तो जो कि अधिकतम 4 अंकों तक ये जाएगा, ठीक है। ये 4 अंकों के बाद जो है यह रिपीट करना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है कि ये अभाज्य गुणनखंड जो है माने यह जो है 3 भी है,
केवल 2 और 5 होते हैं इसके गुणनखंड में, तो हम कहते हैं कि जो है 4 अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन 3 भी है जो है गुणनखंड, तो ये देखिए 4 अंकों के बाद रिपीट करना शुरू हो जाएगा, यानी 4 अंक के अंतराल पर रिपीट करना शुरू करेगा, ठीक ना। अब इसके बाद जो है हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कल देखेंगे। धन्यवाद।